आप देख रहे हैं मुद्दा गर्म है। कोरोना केसेस काफी तेजी से बढ़े। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। मास्क आपकी और आपके परिवार दोनों की सुरक्षा करेगा। मास्क इस वक्त सुरक्षा कवच है। इसको लेकर के हमने एक कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। देश इस वक्त सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ऐसे में आप एक जिम्मेदार नागरिक होने की भूमिका निभाइए। इस महामारी के खिलाफ मास्क सबसे बड़ा हथियार है और खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। दिल्ली में लॉकडाउन एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब दिल्ली में 31 मई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। हालांकि सीएम केजरीवाल ने कोरोना केस में कमी आने पर 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने के संकेत दिए हैं। साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया है कि दिल्ली में कोरोना के मामलों में काफी कमी आई है। संक्रमण दर भी 2.5 से नीचे पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सिर्फ 1600 केस सामने आए हैं। तो एक हफ्ते तक दिल्ली में लॉकडाउन और बढ़ गया है। अब अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा और अगर केसेस में कमी आती है, जो कि पिछले काफी दिनों से आ रही है दिल्ली में, तो फिर अरविंद केजरीवाल ने संकेत दिए हैं कि 31 मई के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 1600 केस सामने आए हैं और अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि एक वक्त ऐसा था जब दिल्ली में 28,000 केस सामने आए थे। सबकी आम राय ये है कि एक हफ्ते के लिए और लॉकडाउन खोल देना चाहिए। तो दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिया है कि एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। अगले सोमवार 31 तारीख की सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। इसी तरह से केसेस के कम होने का सिलसिला जारी रहा तो 31 तारीख से फिर हम अनलॉक की प्रक्रिया चालू करेंगे। एकदम से अनलॉक करना ठीक नहीं रहेगा, तो वो भी धीरे धीरे कुछ गतिविधियों को 31 तारीख से फिर हम खोलना चालू करेंगे। लेकिन अभी सबकी राय के मुताबिक, मैं दिल्ली के लोगों की राय के मुताबिक, एक हफ्ते के लिए हम लोग लॉकडाउन और बढ़ाने जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे का मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो ये संक्रमण दर 2.5% के भी नीचे चली गई है। यानी कि अब 100 लोगों की हम टेस्टिंग करते हैं तो उसमें 2.5 लोग संक्रमित पाए जाते हैं और 97.5 लोग ठीक पाए जाते हैं। इसका मतलब संक्रमण काफ़ी कम हो गया दिल्ली के अंदर। अगर वैक्सीन सबको लग गई तो शायद तीसरी वेव से हम लोग बच सकें। तो एक तरफ तो हम सबको वैक्सीन लगाने की तैयारी कर रहे हैं, जल्द से जल्द लगाने की तैयारी कर रहे हैं, सबके सामने कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से भी हो सके, केंद्र सरकार से, दूसरी कंपनियों से भी, सबसे मैं खुद बात कर रहा हूँ, जितनी विदेशी कंपनियाँ हों चाहे भारत की कंपनियाँ हों, कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगा सकें। कोई चाहे कितने रुपए में वैक्सीन दे दे दिल्ली के लोगों के लिए, चाहे हमें अपना जितना भी बजट खर्च करना पड़े दिल्ली के लोगों के लिए वैक्सीन लाने के लिए, हम खर्च करने के लिए तैयार हैं। जावेद हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं। जावेद, दिल्ली में लॉकडाउन एक हफ्ते बढ़ा दिया गया है और अरविंद केजरीवाल ने संकेत दिए हैं कि अगर इसी तरीके से केसेस में कमी आई तो फिर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री ने जो आधार बताया है वो ये है कि केसेस लगातार दिल्ली में कम हो रहे हैं और वो इस पर नज़र रखना चाहते हैं। अगर देखिए हम आज 23 तारीख है, ठीक एक महीने पहले की बात करें तो 32% पॉजिटिविटी रेट दिल्ली का था, जो आज की तारीख में 2.5% है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करीब 30% की गिरावट दिल्ली के मामलों में आई है। 1600 केस आज दर्ज किए गए हैं। तो ऐसे में इस बात के पीछे एक आधार है कि 31 मई को वो देखेंगे, अगर केस इसी तरह से कम होते हैं तो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। एकदम से अनलॉक नहीं किया जाएगा, धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो कम से कम दिल्ली के लिए राहत की खबर यह है कि एक तो केसेस कम हो रहे हैं और 31 मई वो तारीख है कि जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, अगर केसेस इसी तरह से कम हो रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने एक और बात कही कि दिल्ली में जो वैक्सीनेशन है उस पर बड़ा असर पड़ा है। जो 18 से 44 साल
के लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा रहा था उसे बंद करना पड़ा है। आज दिल्ली में उस आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। तो फिलहाल दिल्ली के लिए अगर बात करें तो ये सेकेंड वेव पर मुख्यमंत्री ने यही कहा है कि काबू पा लिया। ये नहीं कहा जा सकता कि इसको जीत दर्ज कर ली, लेकिन हालात अब पहले से बहुत बेहतर हो रहे हैं। ठीक है जावेद, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि नियम तो पहले से ही काफी कड़े थे, मेट्रो भी बंद थी, तो जो इस हफ्ते लॉकडाउन बढ़ाया गया है कि मेट्रो अभी भी बंद रहेगी? देखिए अभी मुख्यमंत्री ने ये कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एक हफ्ते के लिए 31 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। इसके आदेश थोड़ी देर बाद आएंगे, लेकिन मेट्रो को लेकर अभी कोई स्पष्ट बात मुख्यमंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कही है। माना जा रहा है कि जो स्थिति अभी है यही स्थिति आगे भी बरकरार रहेगी। तो मेट्रो चलने या न चलने को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है, लेकिन मेट्रो फिलहाल बंद है और संभावना इस बात की है कि इसी तरह से स्थिति लॉकडाउन की बनी रहेगी। मेट्रो को लेकर और साफ तस्वीर तब होगी जब इसका बाकायदा एक लिखित आदेश डीडीए में जारी करता है वो होगा, या फिर मेट्रो की तरफ से कोई जानकारी दी जाती है। जी ठीक है जावेद, तो दिल्ली में लॉकडाउन एक हफ्ते और बढ़ गया है, वहीं दूसरी तरफ देश में कोरोना की दूसरी लहर अब थमती नजर आ रही है। अच्छी बात यह है कि कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़ों में भी अब कमी देखी गई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 2,40,000 नए मरीज सामने आए, जबकि इस बीच इस महामारी की वजह से 3,741 लोगों की जान गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 3,55,000 मरीज कोरोना से ठीक होकर अपने घर लौट गए। फिलहाल देश में 28 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग के बीच दिल्ली में 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन बंद हो गया है। एक दिन पहले ही दिल्ली सरकार ने वैक्सीन खत्म होने की बात कही थी। वैक्सीन नहीं होने की वजह से कई वैक्सीन सेंटर बंद दिखे। राजधानी के पंडारा पार्क इलाके में एक वैक्सीन केंद्र पर तो बाकायदा ताला जड़ दिया गया। दिल्ली में 18 से 44 साल उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का काम बंद हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के पंडारा पार्क के एक स्कूल में, नवी स्कूल का नाम है, और यहां पर जो वैक्सीनेशन साइट बनी हुई है वो फिलहाल बंद है। मैं आपको तस्वीरों में अगर दिखाना चाहूं तो देखिए ये एक साइट है, साइट 1 है, जिस पर ताला लटका हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ स्कूल में 3 साइट बनाई गई थी जो फिलहाल पूरी तरह से बंद है और आपको यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आएगा। इस रास्ते में साइट 2 और साइट 3 है, यहाँ पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको बता दें कि दिल्ली में करीब 200 जगहों पर युवाओं के लिए वैक्सीनेशन किया जा रहा था, जिसे फिलहाल बंद कर दिया गया है। कल दिल्ली सरकार की तरफ से जारी हेल्थ बुलेटिन के माफ कीजिएगा, जो वैक्सीनेशन बुलेटिन जारी किया जाता है उसके मुताबिक कल तक की ही वैक्सीन दिल्ली सरकार के पास बची थी, जिसे कल लगा दिया गया और आज से ये काम पूरी तरह से बंद हो गया है उन युवाओं के लिए जिन्हें ये वैक्सीनेशन दिया जा रहा था। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर दिल्ली को वैक्सीन उपलब्ध कराए जाने और दिल्ली का कोटा बढ़ाए जाने की मांग की है। फिलहाल जो वैक्सीनेशन युवाओं के लिए दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में चल रहा था वो फिलहाल बंद हो गया है। कैमरा पर्सन प्रणयदास के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए पुलिस की तरफ से आरोग्य दूत तैयार किए जा रहे हैं ताकि इमरजेंसी के वक्त उनकी मदद ली जा सके। दिल्ली पुलिस ने एसीबी पैथ लैब के साथ मिलकर पहले बैच में 55 युवाओं को चुना है, जिसमें 25 से ज्यादा लड़कियां भी शामिल हैं। टीम में शामिल सभी लोगों को मेडिकल की बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो इमरजेंसी होने पर मरीजों की देखरेख कर पाएं, उनकी मदद कर पाएं। आरोग्य दूत को तैयारी के लिए पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव के आदेश पर स्पेशल कमिश्नर देवेश श्रीवास्तव ने इसकी पहल शुरू की। इसकी शुरुआत राजधानी में अशोक विहार से की गई है, जहां टीम में शामिल सभी 55 लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। करीब एक हफ्ते तक इन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जरूरत पड़ने पर इन आरोग्य दूतों को अलग अलग जगहों पर तैनात किया जाएगा। कई सारा हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम्स में और होम केयर का नर्सिंग के लिए कई सारे डिमांड्स आ रही हैं। उसको रीस्किलिंग तौर पे हम ये युवा स्टूडेंट्स को मोटिवेट करके हम स्किल्स डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये जो नर्सिंग असिस्टेंट्स बोलते हैं
और फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स का जो स्किल डेवलपमेंट है वो उनको ट्रेनिंग के तौर पे दिया जा रहा है। हमने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है आज यहाँ पे आके कि हम लोगों को कैसे लोगों की सेवा करनी है। बहुत सी चीज़ें हमने ये नई चीज़ें सीखी है कि मास्क को कैसे हम कवर करें। मैं ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में बताया गया कि ऑक्सीजन सिलेंडर को कैसे यूज़ करते हैं और कैसे उसको लगाते हैं और चेक किस तरीके से किया जाता है किसी पेशेंट को। न्यूज 18 पर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के डीएम रणबीर शर्मा पर लोगों से बदसलूकी की खबर दिखाए जाने का बड़ा असर हुआ है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टर रणबीर शर्मा को उनके पद से हटा दिया है। उन्हें मंत्रालय में संयुक्त सचिव पद पर भेज दिया गया है। तो अब डीएम पर कार्रवाई हुई है। सूरजपुर के डीएम पर जो आरोप लगे थे अब वो पूर्व डीएम हो चुके हैं। उनकी जगह गौरव सिंह छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के नए डीएम बनाए गए हैं। और यहाँ पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है क्योंकि लगातार हमने ये खबर दिखाई और जिस तरीके से सूरजपुर के पूर्व डीएम ने मर्यादाओं को तोड़ा उसके बाद उन पर कार्रवाई हुई है। पहले तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टर रणबीर शर्मा को पद से हटाने का आदेश दिया और अब उन्होंने पीड़ित युवक को नया मोबाइल फोन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। न्यूज 18 ने दिखाया था कि किस तरह सूरजपुर के कलेक्टर युवक को थप्पड़ मारने के साथ ही उसका मोबाइल फोन भी तोड़ दिया था और अब यहां पर मोबाइल फोन दिलाने के आदेश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री दफ्तर की ओर से ट्वीट किया गया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सूरजपुर में कलेक्टर द्वारा नवयुवक के साथ दुर्व्यवहार के समय नवयुवक के क्षतिग्रस्त मोबाइल की प्रतिपूर्ति के रूप में उस नवयुवक को नया मोबाइल फोन उपलब्ध करवाया जाए। तो फोन उपलब्ध करवाया जाए ये सीएम दफ्तर की तरफ से कहा गया है। आप तस्वीरों में देखेंगे किस तरीके से सूरजपुर के पूर्व डीएम रणबीर शर्मा ने युवक का फोन तोड़ दिया था। बहुत जोर से फोन पटका था और अब ये अच्छी बात है कि नए फोन दिलवाने के आदेश दिए गए हैं। युवक को मोबाइल देगी छत्तीसगढ़ सरकार। तो पहले डीएम पर एक्शन होता है। डीएम पद से हटाए जाते हैं, उनकी जगह गौरव सिंह सूरजपुर के नए डीएम बनाए जाते हैं और ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ। आप देखिए किस तरीके से फोन पटका जाता है, उसके बाद डंडे बरसाए जाते हैं और फिर ये कार्रवाई होती है। लगातार हम इस खबर को दिखा रहे हैं और जब ये मामला मीडिया में आता है उसके बाद सरकार भी हरकत में आती है। आदित्य, तो पहले तो सूरजपुर के डीएम रणबीर शर्मा हटाए जाते हैं, अब युवक का जो फोन रणबीर शर्मा ने तोड़ा था उसको छत्तीसगढ़ सरकार देगी, ये अच्छा कदम है। बिल्कुल जसप्रीत, इस मामले में ने पूरी संवेदनशीलता दिखाई है। जैसे ही न्यूज 18 इंडिया ने खबर दिखाई उस खबर के बाद तुरंत ही पद से हटा दिया गया। उसके बाद खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर खेद जताया इस पूरी घटना को लेकर और अब छत्तीसगढ़ सरकार जिस युवक का मोबाइल जिसे थप्पड़ रसीद किया था उस एक नया मोबाइल दिलवाएगी। छत्तीसगढ़ शासन को जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये निर्देश दिए है कि जल्द से जल्द को एक नया मोबाइल उपलब्ध कराया जाए और इस पूरी घटना को लेकर खेद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जताया है और अब युवक को मोबाइल दिलाना ये छत्तीसगढ़ को बताता है। जी जसप्रीत। ठीक है आदित्य, तो छत्तीसगढ़ सरकार युवक को नया मोबाइल दिलाएगी। पहले तो एक्शन होता है डीएम पर और अब ये अच्छी पहल मोबाइल युवक को मिलेगा जो कि उसका टूट चुका था। छत्तीसगढ़ में बेकाबू कोरोना को काबू में करने के लिए पुलिस और प्रशासन का अमला जिस तरह की हरकतें कर रहा है अब उस पर सवाल खड़े होने लगे। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में कलेक्टर खुद जिस तरह जरूरी काम से आने जाने वालों की पिटाई करवाते दिखे उसे गुंडागर्दी कहा जा रहा है। सूरजपुर के कलेक्टर रणबीर शर्मा का एक वीडियो वायरल है जिसमें वो दवा के लिए घर से बाहर निकले एक लड़के का मोबाइल फोन जमीन पर पटकते तो दिखे, साथ ही उसे थप्पड़ मारते और पुलिस वालों से पिटवाते भी नजर आए। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद उन्हें माफी मांगने को मजबूर होना पड़ा। हालांकि माफी मांगने के बावजूद राज्य सरकार ने उनका तबादला कर दिया है। सूरजपुर के डीएम की हनक देखिए। कौन सा टेस्ट कराने गया था? वैसे वो दादी का दे गया था, नहीं तो नहीं निकलते हैं वैसे हम लोग घर में रहा इसीलिए नहीं ये पहले फोन तोड़ा फिर मारा थप्पड़। घर में रहा इसीलिए नहीं ये पुलिस वालों से कहा मारो।
भगवान टेस्ट करा के दिया था आपके सामने। जाते जाते बोले, इस पर FIR करो। ये रिकॉर्ड कर रहा है। कहाँ रिकॉर्ड किया मैं? अच्छी फोटो दिखा रहा हूँ। भगवान की कसम रिकॉर्ड नहीं किया हूँ। तो भैया कहाँ गए? वो भैया पद का गुमान, हाकिम होने का अहंकार, खुद के सर्वशक्तिमान होने का भ्रम पालने वाले ऐसे ही होते हैं। जैसा सूरजपुर का ये कलेक्टर है। कोरोना की दूसरी लहर का कहर है, ये सच है। सच ये भी है कि छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन है। सच ये भी है कि कोरोना को मात देने के लिए इस लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराना जरूरी है। लेकिन क्या इसका मतलब ये हो जाता है कि जरूरी काम से घर से निकलने वालों के मोबाइल फोन छीनकर तोड़ दें, उन्हें थप्पड़ मारें, उन पर लाठी डंडे से हमले करवाएं? क्या परिवार के किसी बीमार सदस्य के लिए दवाई लेने जाना गुनाह है? क्या दवाई का पर्चा दिखाने के बावजूद किसी की पिटाई जायज है? आपका जवाब भले ही ना हो, लेकिन सूरजपुर के कलेक्टर को अपने ओहदे ने इस कदर अंधा बना दिया कि उन्हें जायज ही लगता है। यकीन नहीं होता है तो इस पूरे घटनाक्रम की तस्वीर फिर से देखिए और इस कलेक्टर के रुतबे से टपकने वाले हनक को महसूस कीजिए। कौन सा टेस्ट कराने गया था? अरे सर वो दादी का दे गया था, नहीं तो नहीं निकलते हैं वैसे हम लोग घर में रहा, इसीलिए। नहीं ये देख रहे हो भगवान टेस्ट करा के दिया था आपके सामने। ये रिकॉर्ड कर रहा है। कहाँ रिकॉर्ड किया मैं? अच्छी फोटो दिखा रहा हूँ। भगवान की कसम रिकॉर्ड नहीं किया हूँ। तो भैया कहाँ गए? वो भैया बताया गया कि वीडियो में नजर आने वाला ये लड़का दादी की दवाई और टेस्ट की रिपोर्ट लेने घर से निकला था। तभी सड़क पर लॉकडाउन का जायजा लेने निकले कलेक्टर साहब के अमले ने इसे रोक लिया। बाइक से उतरते ही पहले डंडे से स्वागत हुआ और फिर पर्चा दिखाने के बावजूद चालान कटवाने का फरमान आ गया। लड़के का दावा है कि जब घर से निकलने की वाजिब वजह बताने के लिए वो कलेक्टर रणवीर शर्मा के पास पहुंचा तो उन्हें फोन में पूरा वाकया रिकॉर्ड करने का शक हुआ और ऐसा शक होते ही गाड़ी की तरफ बढ़ते कलेक्टर लौटे और उनका गुस्सा फूट पड़ा। कौन सा टेस्ट कराने गया था? अरे सर वो दादी का दे गया था, नहीं तो नहीं निकलते हैं वैसे हम लोग घर में रहा, इसीलिए। नहीं ये कलेक्टर के रुतबे के बेजा इस्तेमाल का ये वीडियो कुछ ही देर में वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर कलेक्टर रणवीर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई। ट्विटर पर तो कलेक्टर को सस्पेंड करने की मांग ट्रेंड करने लगा। इस पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। बात बिगड़ती देख कलेक्टर को देर रात माफीनामा जारी करना पड़ा और कहना पड़ा कि अपनी करतूत के लिए वो शर्मिंदा है। हालांकि ऐसी हरकत के लिए उन्होंने जो दलीलें दी वो तस्वीरों से मेल नहीं खाती। जिन व्यक्ति का वो वीडियो है वो बाइक के ऊपर जो है वो जा रहे थे और मैं उस समय वहाँ मौजूद था। हमने जब पुलिस वालों ने और हमने जब उनको रोका तो वो रुके नहीं और हमें चोट लगने का डर था। जब उनको रोका गया तो उन्होंने कहा कि मैं वैक्सीनेशन लगवाने जा रहा हूँ। उन्होंने एक पर्ची दिखाई जो वैक्सीनेशन से संबंधित नहीं थी। बाद में वो बोले कि मेरी दादी जी को मैं देखने जा रहा हूँ। उन्होंने बदतमीज़ी की। मैंने आवेश में आके उनको एक चाटा मार दिया। मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने इस व्यवहार के लिए। अपने माफीनामे के अंत में रणवीर शर्मा ये दावा भी करते दिखे कि वीडियो में नजर आने वाले जिस लड़के को 13 साल का बताया जा रहा है वो करीब 24 साल का है। सवाल उठता है
कि उसके बालिग या नाबालिग होने से कलेक्टर की हरकत को सही कैसे ठहराया जा सकता है। महाराष्ट्र में भी ब्लैक फंगस का दायरा लगातार बढ़ रहा है। अब तक ब्लैक फंगस के 1500 मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि इस बीमारी ने अब तक 90 लोगों की जान ली है। अकेले मुंबई में 115 ब्लैक फंगस के केस हैं, जिनका इलाज सायन नायर कूपर और केईएम अस्पताल में चल रहा है। मुंबई के अलावा पुणे, नासिक और नागपुर में भी ब्लैक फंगस की वजह से परेशानी बढ़ी है। देश में अब तक सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस के केस महाराष्ट्र से ही सामने आए हैं। उत्तराखंड के रुड़की में भी ब्लैक फंगस का एक केस सामने आने के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। वहां सिविल अस्पताल में एक महिला में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है, जिसके बाद महिला को ऋषिकेश एम्स भेज दिया गया। महिला है एक, उनका अनकंट्रोल डायबिटीज करके हमारे पास उनके परिजन लेकर आए थे। उसको कोविड पॉजिटिव भी है, निमोनाइटिस भी है, अनकंट्रोल डायबिटीज की शिकायत थी उसको। 550 से ऊपर उसका शुगर जा रहा है। उसमें ब्लैक फंगस का केस जो है, ये हमारे पास पहला केस है जो एसडीएच रुड़की में हमारे पास आया है इमरजेंसी में। इसके उपचार के लिए अभी इसका उपचार जो है लोकल अस्पताल में कहीं पर चल रहा था। अभी हमारे पास ये आज आए हैं, हमने हायर सेंटर के लिए इनको रेफर किया है एम्स ऋषिकेश में। यूपी में भी ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। अलीगढ़ में ब्लैक फंगस के करीब 6 मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने दवाओं के इंतजाम करने तेज कर दिए हैं। अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल जिन अस्पतालों में ये मरीज भर्ती हैं, वहां इंजेक्शन दे दिए गए हैं और आगे के इंतजाम के लिए शासन से और इंजेक्शन देने की मांग की है, ताकि किसी भी हालात से निपटने की तैयारी हो सके। ब्लैक फंगस के केसेस की हालांकि इक्का दुक्का सूचनाएं भी आनी शुरू हो गई हैं और 3-4 केस शायद वहाँ मेडिकल कॉलेज में भी है। अभी हमें जो है 20 इंजेक्शन्स एम्फोटेरिसिन भी मिले थे, जो हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज के लिए ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अभी भी मैं वहीं लखनऊ बात करने की कोशिश कर रहा था कि वहाँ पे अगर और स्टॉक अवेलेबल हो तो हमें कुछ मिल जाए। तो अभी तो हमारे पास एम्फोटेरिसिन भी तो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है और बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि शासन से हमें कुछ और अगर दवाई मिल जाती है तो फिर हम प्रोवाइड करवा दें। देश में कोरोना की रफ्तार घटी है, लेकिन तीसरी लहर का डर लगातार बना हुआ है। आशंका इस बात की है कि तीसरी लहर बच्चों को अपना शिकार बना सकती है। बच्चों में कोरोना का खतरा कितना बड़ा है, कैसे बच्चों को कोरोना से बचा सकते हैं और अगर बच्चे कोरोना की चपेट में आ जाएं तो उनका ध्यान कैसे रखना है, इन सभी सवालों का जवाब आज आपको मिलेगा। बच्चों में कोरोना के खतरे से जुड़े हर सवाल के जवाब के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर अशोक गुप्ता और डॉक्टर सुमित चक्रवर्ती। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 इंडिया में। डॉक्टर सुमित, मेरा पहला सवाल आपसे है कि क्या तीसरी लहर में बच्चे कोरोना के निशाने पर ज्यादा होंगे? ऐसा है कि बच्चे तो फर्स्ट वेव ट्रेंड देखें, फर्स्ट वेव का जो था 2% था, सेकेंड वेव में 12% बच्चे इफेक्टिव हुए, थर्ड वेव में और ज्यादा होंगे। जितना बच्चे बाहर निकलेंगे, एक्सपोज होंगे, उनको उतना ज्यादा चांसेस ऑफ हैविंग कोविड इन्फेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि थर्ड वेव में वायरस स्पेसिफिकली बच्चों पर अटैक करेगी। इट इज गोइंग टू अटैक एवरीवन, जो उसके सामने आएगा उसको इन्फेक्शन करेगी। सिर्फ ये है कि हम बड़े एडल्ट्स जो हैं 18 एंड अबव को हम वैक्सीनेट कर चुके होंगे तो वो रिलेटिवली सेफ होंगे। बच्चे ससेप्टिबल होस्ट रहेंगे, वायरस ने तो नहीं अटैक करना है, तो जो उनको ससेप्टिबल होस्ट दिखेगा वायरस को, उसको वो पकड़ लेंगे। इसलिए बच्चों में डेफिनेटली भी एंटिसिपेट के ज्यादा चांसेस हैं कि बच्चे ज्यादा पकड़ में आएंगे नेक्स्ट वेव में। ठीक है डॉक्टर अशोक, मेरा अगला सवाल आपसे है और जम्मू से हमारे दर्शक ने ये सवाल आपसे पूछा है। मेरा नाम अनुराधा है, मैं जम्मू से बात कर रही हूँ। मेरा बेटा 13 साल का है और जो कोरोना वायरस की थर्ड वेव जो आने वाली है वो बच्चों पे ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि हमें इसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम रागिनी है, मैं अयोध्या से हूँ। मेरा 8 साल का बेटा है। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहती हूँ कि कोरोना की तीसरी लहर, जैसा कि हम सब सुन रहे हैं, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा घातक है, तो अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए क्या एहतियात बरतें? आज जैसा इन लोगों का आपका सोचना है वो बिल्कुल सही है कि आज की तारीख में ये आज हमारे दिमाग में सबकी संभावना है कि तीसरी वेव जब भी आएगी वो वेव बच्चों के लिए ज़्यादा घातक होगी। और बच्चों को बचाव करने के लिए एक चीज़ जो समझ में सबको आई है कि बच्चों को संक्रमण अडल्ट से ही मिल सकता है, क्योंकि वही ज़्यादा इन्फेक्टिव होते हैं। चाइल्ड टू चाइल्ड ट्रांसमिशन क्वान्टिटेटिवली कम होता है, केवल 40% पॉसिबिलिटी होती है कि बच्चे से दूसरे बच्चे को संक्रमण हो। तो ये कि हमको अडल्ट्स को ध्यान रखना होगा कि हम अपने घर में संक्रमण लेके ना आए।
कारण ये है कि अब तक जो भी स्थिति रही है लॉकडाउन में, बच्चे ही सबसे ज़्यादा घरों में रहे हैं, उनकी स्कूलें बंद रही हैं, उनका मूवमेंट कम रहा है। तो आने वाले समय में भी उनका जो संक्रमण अगर होने की संभावना रहेगी, वो आपके अपने परिवार के सदस्य या अपने घर में आने वाले सदस्यों से रहेगी। उन लोगों को चाहिए कि वहाँ एक अपना टीकाकरण करा के रखें, ताकि उनको संक्रमण न लगे। दूसरी चीज़, घर में 3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें कि वो हाथ को बराबर सैनिटाइज़ करें, या वो सारी सरफेसेस जहाँ हाथ छूना बार-बार पड़ता है, उस एरिया को या उस सरफेस को सैनिटाइज़ करके रखें। तीसरी चीज़, बच्चों अपना मास्क का उपयोग करें, और साथ ही साथ सेफ डिस्टेंसेस जब भी कभी बाहर जाएँ, तो लोगों से बराबर एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें, ताकि वो संक्रमित ना हो, और संक्रमित नहीं होंगे तो घर में संक्रमण नहीं लाएँगे। इसके अलावा आप चाहेंगे कि आपको बच्चों को एक तो पोषण अच्छा दें, खास तौर से ये है कि उनको ताज़ा फल और ताज़ा सब्जियाँ ज़रूर खिलाएँ, और उनको फिज़िकल एक्टिविटी यानी कि एक्सरसाइज़ की तरफ प्रमोट करें, ताकि उनकी इम्यूनिटी बेहतर रहेगी। तो एक तरफ तो आप ये कोशिश करेंगे कि संक्रमण घर के अंदर ना लेके आएँ। दूसरी चीज़, उनकी इम्यूनिटी इम्यूनिटी बढ़ाएँ, और तीसरी चीज़, उनको तनाव से दूर रखें। उनको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि साइंटिफिकली सही नहीं है, उससे दूर रखें। और बहुत सी बार हो सकता है कि साइंटिफिकली सही भी हो, पर वो आपके घर में तनाव पैदा करती हो, तो ऐसी चीज़ें बच्चों को ना बताएँ। ठीक है, इन और बातों का बहुत ध्यान जितना भी रखना आप होगा। अब मेरा डॉक्टर सुमित से अगला सवाल है। डॉक्टर सुमित, किन बच्चों को कोरोना का खतरा सबसे ज्यादा है? मैडम, कोरोना तो सबको होगा। फॉर्चुनेटली अभी तक जो हमने केसेस देखे हैं, बच्चों में बहुत माइल्ड है। ऐसा कुछ नहीं है किसी बच्चे को खतरा ज़्यादा है, किसी को कम है। जो बच्चे क्रॉनिक इलनेस वाले हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, किडनी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वो बच्चे डेफिनेटली एट रिस्क ज़्यादा होते हैं कि उनको ज़्यादा सीरियस होगी बीमारी। बट अदरवाइज ये ना बड़ी मिस्टीरियस वायरस है, तो इसका कोई पता नहीं है किस बच्चे को सीरियस करेगी, किसको नहीं करेगी, पहली बात। लेकिन अगर मैं बात करूं इस वेव की, फॉर्चुनेटली हमारे पास जो भी केसेस आए हैं बहुत ही माइल्ड हुए हैं। दैट इज अ वेरी फॉर्चुनेट पार्ट। एज अ पीडियाट्रिशियन मैं बहुत धन्य करता हूँ, भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि बच्चों में केसेस बहुत माइल्ड आए हैं। ठीक है, डॉक्टर अशोक, एक दर्शक आपसे सवाल पूछ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम अर्चना सिंह है। मैं मुरादाबाद से जीके पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, और मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मेरा सवाल है कि जो कोविड की थर्ड लहर की बात की जा रही है, जो बच्चों के लिए हानिकारक है, तो हम पूछना चाहेंगे कि बच्चों को तो नॉर्मली खांसी, जुकाम, नज़ला होता ही है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कोविड के कोई लक्षण हैं या नॉर्मली जैसे खांसी, जुकाम, फ्लू या कुछ ऐसा है? ये है कि जो लक्षण जो कोविड को इंडिकेट करेंगे, उसमें बहुत बदलाव आया है। पहले जो फर्स्ट वेव था, उसमें हम केवल खांसी, जुकाम, बुखार, निमोनिया यही मान रहे थे, और साथ ही इसलिए अगर आपने देखा होगा कि हमारे सारे रिकमेंडेशंस जो शुरू में आई हैं, वो केवल खांसी, जुकाम, बुखार, निमोनिया और ऑक्सीजन जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको, ऑक्सीजन सैचुरेशन है उसको नापने के लिए सिखा रहे थे। अब क्या है कि जैसे ये सेकंड वेव आई है, तो इसमें मुख्यतः पेट के लक्षण, यानी कि पेट में दर्द होना, या दस्त में खून आना, या लिवर के लक्षण है जैसे पीलिया होना, या बच्चों में हार्ट डिसऑर्डर, स्पेशली जो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम देखने को मिल रहा है, उसमें बच्चों में दिल में खराबी आना, ब्लड प्रेशर गिरना, बेहोशी आना, या कभी-कभी हेमरेजेस होना या कोएगुलोपैथी होना भी देखा जा रहा है। तो ये है कि आने वाले टाइम पे जो आएँगे लक्षण, वो वेराइड हैं, इसलिए आप, और पहली चीज़, दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इस फेज़ में देखने को मिल रही है, अनएक्सप्लेन्ड फीवर। मतलब बच्चे के अंदर बुखार है और वो बुखार रुक ही नहीं रहा, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, उनके इन्वेस्टिगेशंस में भी कोई डेफिनेट पॉजिटिविटी नहीं आ रही है, और इसलिए अगर लंबा बुखार चल रहा हो, या बच्चे को बुखार के साथ ऐसे लक्षण हो जिसमें कि पेट में दर्द होने के साथ दस्त में खून आ रहा हो, या पीलिया हो रहा हो, या बेहोशी आ रही हो, या सांस तेज चल रहा हो, या हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हो, या कहीं पे भी थक्का जमने के लक्षण आ रहे हो, तो इनमें से कोई भी लक्षण कोविड का हो सकता है। और इसलिए आने वाले समय पर अगर जैसा हिस्ट्री चलेगी, खास तौर से अगर बच्चा किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया हो, ऐसे कोई लक्षण हो, तो आप उनको जरूर टेस्ट करवा के कंफर्म करें कि आपके बच्चे को कोविड है या नहीं है। ठीक है,
डॉक्टर सुमित, ये बताइए, हल्के लक्षण वाले बच्चों का घर पर क्या इलाज है? अभी मैडम, सबसे पहली बात जसप्रीत जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों में जब एक्यूट फेज होता है तो हमें घबराना नहीं है। इन्फेक्शन हुआ, बच्चों में बहुत माइल्ड इन्फेक्शन है, सिर्फ और सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं हम। बुखार है तो बुखार की दवाई, खांसी है तो खांसी की दवाई, उल्टी है तो उल्टी की दवाई, जैसे जो प्रॉब्लम आ रही है, लूज मोशन है, लूज मोशन की दवाई। एक तो हो गया मेडिसिन का पार्ट, पहला। दूसरा पार्ट आता है मैडम बच्चे की न्यूट्रिशन का ध्यान रखने का। सो सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी भी बीमारी में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज न्यूट्रिशन। आपकी जो इम्यूनिटी है, हम चाहते हैं हम रोबस्ट इम्यूनिटी, एक दिन में मल्टीविटामिन दे दें, जिंक दे दें, विटामिन सी दे दें, सब दे दें, दैट इज गोइंग टू बूस्ट आवर इम्यूनिटी? नो, हमारी इम्यूनिटी इज गोइंग टू बी बूस्टेड अप बाय आवर डाइट। जब इन्फेक्शन होती है, हमारी बॉडी का यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी बढ़ जाता है, हमारी एक्चुअली कैलोरी रिक्वायरमेंट शुड बी हायर देन व्हाट वी ईट नॉर्मली। ऐसे ही बच्चों को जब हम इन्फेक्शन होती है, व्हाट वी रिकमेंड कि भाई आप खाना अच्छे से खाएं। एटलीस्ट मैं रूल ऑफ 3 हम बोलते हैं, रिकमेंड कर रहे हैं हमारे हॉस्पिटल में, या रिकमेंडिंग रूल ऑफ 3 कि बच्चों को 3 प्रकार के लिक्विड दें। ORS हो गया, नारियल पानी हो गया, या सादा पानी, या जो भी बच्चा चाहे पिए। 3 तरह के हरी सब्जियां दें, 3 तरह के फल खिलाएं, और अगर बड़ा बच्चा है, 4 साल से बड़ा बच्चा है, तो 3 तरह के ड्राई फ्रूट खिलाएं। तो ये जो हमारे डाइट है, विटामिन सी हमें मिलता है, जिंक मिलता है, विटामिन सी मिलता है सिट्रस फ्रूट से, जिंक मिलता है, जिंक एंड अदर विटामिन फ्रॉम ड्राई फ्रूट्स। तो डाइट पे हम फोकस करते हैं, न्यूट्रिशन पे फोकस करते हैं। ये हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट जो है मैम जी, और डॉक्टर अशोक जी, डॉक्टर तरुण, अब डॉक्टर अशोक से हम जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर अशोक, अगर हल्के लक्षण वाले बच्चों को कैसा खाना देना चाहिए, जो डॉक्टर तरुण ने भी बताया, आप जरा बताइए कि क्या क्या डाइट में होना चाहिए? हल्के लक्षण में खाने में कोई मेजर बदलाव करने की जरूरत नहीं, केवल ये कि आप खाना ऐसा दें जो आसानी से पच सके। जैसे अब आप देखिए, हमारे घर में कोई भी बीमार होता है तो थोड़ा प्री कुक्ड वाला, जैसे खिचड़ी है, दलिया है, मतलब इसमें क्या प्री कुक्ड होने से आपका डाइजेस्ट करना आसान होता है। और साथ ही जो महत्वपूर्ण बात है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमको बच्चों को ताज़ा फल देने ज़रूरी है, और ताज़ा सब्जियां देनी ज़रूरी है, और हरी सब्जियां देनी ज़रूरी है, और वो सब ऐसा खाना होना चाहिए जो हमेशा ताज़ा बना हुआ हो। बाकी ऐसा कोई विशेष अलग से न्यूट्रिशन वाला कंपोनेंट नहीं है। बैलेंस डाइट देनी है आपको, जिसमें प्रोटीन भी होंगे, फैट भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होगा। तो एक बैलेंस डाइट देने की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर सुमित, अहमदाबाद से कविता शर्मा का हमारे लिए आपके लिए सवाल है, जरा वो सवाल सुन लेते हैं। मेरा नाम कविता शर्मा है, मैं अहमदाबाद की रहने वाली हूँ। मेरा 14 साल का एक बेटा है। मैं डॉक्टर से सवाल है कि उसे कोरोना हुआ था, वो एसिम्प्टोमेटिक था। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुझे क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अगर हमारा बच्चा एसिम्प्टोमेटिक है तो हमें एज सच कोई दूसरी चीज, फॉर्चुनेटली बहुत ही रेयर बच्चे ऐसे हैं जिनमें कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। आज हम पॉजिटिव हुए, हमें आज कुछ नहीं हुआ। आज से 2 से 4 हफ्ते के बाद हमारे बच्चे में कुछ सिम्टम्स आने की संभावना है, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि हार्ट की परेशानी लगे, सांस फूलने लगे, बुखार चलता रहे लंबे समय तक, या कोई और परेशानी हो जो कि अनयूजुअल है, जो कि बच्चे में नॉर्मली नहीं देखी गई थी, कोई ब्रेन के सिम्टम्स हो। ऐसा कोई सिम्टम अगर कोविड पॉजिटिव होने के 2 से 4 या 3 महीने तक भी अगर सिम्टम आते हैं, दैट इज द टाइम जब हमें जाके अपने पीडियाट्रिशियन को मिलना चाहिए, एंड वी शुड गेट आवर चाइल्ड इवैल्यूएटेड कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पोस्ट कोविड तो नहीं है कई बच्चों में, हमारे बच्चे को। ठीक है डॉक्टर अशोक, अगर कोरोना के लक्षण ना दिखे लेकिन टेस्ट पॉजिटिव हो तो फिर क्या करें? डॉक्टर अशोक, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है डॉक्टर अशोक तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर तरुण, मैं आपसे ये सवाल ले लेती हूँ, माफ कीजिएगा डॉक्टर सुमित हैं, कोरोना के लक्षण ना दिखे लेकिन टेस्ट पॉजिटिव हो तो डॉक्टर सुमित क्या करना चाहिए? डॉक्टर सुमित, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है आवाज नहीं जा रही है। हम लगातार सवाल पूछ रहे हैं डॉक्टर से, क्योंकि तीसरी लहर का खतरा बच्चों में सबसे ज्यादा है। ऐसे में क्या क्या तैयारी होनी चाहिए, बच्चों के माता पिता को क्या करना चाहिए, किस तरह की डाइट बच्चों को देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं लोगों के मन में, और हमारे दर्शकों ने भी हमारे लिए बहुत सारे सवाल भेजे हैं। डॉक्टर सुमित, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी डॉक्टर सुमित, अगर कोरोना के लक्षण ना दिखे
लेकिन टेस्ट पॉजिटिव हो तो फिर क्या करें? डॉक्टर सुमित, अभी नहीं आ रही है आवाज। मैं फिर से अपना क्वेश्चन दोहराती हूं, अगर कोरोना के लक्षण ना दिखे लेकिन टेस्ट पॉजिटिव हो फिर क्या करना चाहिए? लगता है आवाज नहीं जा पा रही है। डॉक्टर अशोक, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ, आप बोलिए साहब। जी डॉक्टर अशोक, सवाल मेरा ये है कि अगर कोरोना के लक्षण ना हो बच्चे में लेकिन टेस्ट पॉजिटिव हो तो फिर क्या करना चाहिए? टेस्ट में क्या होगा कि टेस्ट उस पर निर्भर करता है कौन से टेस्ट की बात कर रही है। एक तो होता है RT-PCR, एक होता है एंटीजन टेस्ट। अगर ये दोनों इनमें से कोई भी पॉजिटिव है तो ये इंडिकेट करता है कि आपके अंदर वायरस है। पर वायरस ने कोई भी बीमारी का लक्षण पैदा नहीं किया है। आप संक्रमण देने की क्षमता रखते हैं, तो आप इस समय आप अपने आप को आइसोलेट करें और दूसरे व्यक्ति से दूर रहें, और जब तक कि आपके संक्रमण नेगेटिव नहीं आ जाता है। तो ये डेफिनेटली है कि आप उस टाइम पे पॉजिटिव हो और आप इन्फेक्टिव हो और इन्फेक्शन ट्रांसमिट करने की संभावना रखते हो, तो आपको अवॉइड करना पड़ेगा, दूसरों से दूर रहना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर सुमित, छोटे बच्चों को कोरोना हो तो उनको कैसे आइसोलेट करें हम? डॉक्टर सुमित, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, कनेक्शन में दिक्कत है। डॉक्टर अशोक, मैं आप ही से जवाब लेती हूं। अगर छोटे बच्चों को कोरोना हो तो उनको कैसे आइसोलेट करें? डॉक्टर अशोक, आप सुन पा रहे हैं? डॉक्टर अशोक तक भी आवाज नहीं पहुंच रही है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कैसे बच्चे बच सकते हैं। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ बोल रहे हैं। 18 से 44 के बीच की उम्र के 10 लाख से अधिक लोगों को, युवाओं को वैक्सीन दिया है। अभी तक हमारे कमिश्नरी मुख्यालय और कुल 23 जनपद हमारे वर्तमान में 18 से 23 उम्र के लोगों, 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन की कार्रवाई के साथ जुड़े थे। 1 जून से 75 जनपदों में हम वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। मैंने इस संबंध में माननीय जनप्रतिनिधियों से भी उनकी सक्रियता के साथ, जो भूमिका अब तक रही है उसी सक्रियता के साथ वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को सफल बनाने, जीरो वेस्टेज तक पहुंचाने, हर जनपद में न्यायिक अधिकारियों के लिए और मीडिया के लिए अलग से बूथ बनाने और हर यूथ को इसके लिए प्रेरित करने के लिए स्वयं सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है। और गांव-गांव में भी हम लोगों को प्रेरित कर सकें। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हर ग्राम पंचायत में आगे बढ़ सकें, इस दिशा में भी प्रयास प्रारंभ हो रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप सबके सहयोग से हम सफलतापूर्वक इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने और उसके अपेक्षित परिणाम लाने में सफल होंगे। आप सबसे ही मेरी अपील है, ये महामारी एक सामान्य फ्लू नहीं है, इस सदी की एक महामारी है। केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी ताकत के साथ एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए पूरी ताकत और पूरा संसाधन लगा रही है, और हमारा प्रयास है कि व्यक्ति के जीवन को भी और उसकी जीविका को भी बचाया जाए। आप सबसे मेरा अपील है कि जन जागरण में आपका बहुत बड़ा योगदान है। एक एक व्यक्ति को जागरूक करने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। हर व्यक्ति से हम इस बारे में कहें कि जो चीज पहले वेव से ही जिन बातों के लिए अपील की जा रही है कि हाई रिस्क कैटेगरी के लोग घर के बाहर न निकले, 60 साल से ऊपर के लोग, 10 वर्ष से छोटी उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, कमजोर इम्यूनिटी के लोग, एक या एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित कोई भी व्यक्ति है, उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ेगी। घर के अंदर रहें, मास्क धारण करें। शेष अन्य लोग अगर आवश्यक नहीं, कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं, तो घर के बाहर न निकले। आवश्यक है तो मास्क लगा करके ही पब्लिक प्लेस पे आए। अगर हम ये सभी लोग इन चीजों के बारे में लोगों को जागरूक कर सकें, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए लोगों को प्रेरित कर सकें,
वैक्सीन के साथ सबको जोड़ सकें और वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकें, तो इस महामारी से सफलतापूर्वक हर गांव, हर कस्बा, हर जनपद, हर राज्य और पूरा देश सफलतापूर्वक निकल करके इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को परास्त करने में सफल होगा। और हमें विश्वास है कि हम सभी मिलकर के इस महामारी का सफलतापूर्वक मुकाबला करेंगे। धन्यवाद जी। जिलों में वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि जो संक्रमण दर है वो 2% तक पहुंच चुकी है। झांसी के दौरे पर थे सीएम योगी और उन्होंने कहा कि मीडिया की अहम भूमिका है लोगों को जागरूक करने के लिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो छोटे बच्चे हैं या फिर जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, वो घर से बाहर ना निकले और सुरक्षा पर ध्यान दे। उन्होंने कहा कि 1 जून से सभी जिलों में वैक्सीनेशन शुरू होगा। उनकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जाए। और तीसरी लहर का खतरा बच्चों पर बना हुआ है। हमारे साथ 2 जाने माने डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर अशोक और डॉक्टर सुमित। लगातार हम उनसे तीसरी लहर को लेकर के सवाल पूछ रहे हैं कि बच्चे इससे कैसे निपटे। डॉक्टर सुमित, हमारे दर्शक बरेली और मुंबई से आपसे सवाल पूछ रहे हैं। मेरा नाम हरेंद्र चौधरी है, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मेरे 11 साल और 7 साल के 2 बेटे हैं। जैसा बताया जा रहा है कि आने वाले समय में कोरोना की तीसरी लहर देखने को मिलेगी। और मेरा नाम फरहत नकवी है, मैं बरेली की रहने वाली हूँ। मेरी बेटी 14 साल की है। डॉक्टर साहब, ये जो मेरा सवाल ये है कि जो कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, इसमें हम अपने बच्चों को किस तरह सुरक्षित कर सकते हैं? हमें उनको क्या आहार देना चाहिए जिससे कि हमारे बच्चे इस कोरोना की तीसरी लहर से सुरक्षित रह सके? मेरे बेटे का नाम अनय श्रीवास्तव है और वो 8 साल का है। क्योंकि सभी को पता है कि अभी सबका फोकस थर्ड वेव पर है जो कि बच्चों के लिए है, तो मेरा डॉक्टर साहब से एक ही सवाल है अभी कि अभी से बच्चों के लिए किस तरीके से हमको प्रिपेयर करना चाहिए। सेकेंड थिंग, उनका डाइट किस हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि डाइट बहुत मेन रोल निभाता है किसी भी बीमारी के लिए। बहुत ही उत्तम सवाल है मैडम। ये सभी का लगभग एक ही सवाल है कि अपने बच्चे को हम कैसे सुरक्षित रखें। यही सवाल मेरा भी अपने आप से होता है, बच्चों को कैसे बचाएं। तो सबसे पहली चीज मैडम, अपने बच्चों को मास्क पहनना सिखाएं। जो रिकमेंडेशंस हैं 12 साल से ऊपर मास्क, किसी भी बच्चे को 12 ईयर से ऊपर एज अडल्ट्स की तरह मास्क पहनना है, प्रेफरेबली N95। अगर N95 नहीं है तो डबल मास्क। पहली बात तो मास्क है सबसे जरूरी। दूसरा, बच्चों से बातें करें, उन्हें समझाएं कि भाई दूरी मेंटेन करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, भीड़ वाली जगह नहीं जाना है। वल्नरेबल एज है, बच्चों का मन करता है मैं यहाँ जाऊँ, स्विंग पे जाऊँ, झूले झूलूँ, वीडियो गेम खेलूँ, दोस्तों के साथ खेलूँ, वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। भीड़ वाली जगह अवॉइड करनी है। वी हैव टू टॉक टू देम, उनसे बात करके उनका ये दूर करना है कि बेटा ये अभी इस साल आपको बैठना पड़ेगा घर में, ना स्कूल जाना है ना कहीं सोशलाइजेशन के लिए जाना है। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ मैडम, ये तो हो गए बचाव के। तीसरी चीज़, घर से अननेसेसरी बाहर ना निकालें बच्चे को। जैसे 8 साल का बच्चा है जिनका मैडम का, 8 साल का बच्चा भी मास्क पहन सकता है, बट 1-to-1 पेरेंट की सुपरविजन में। तो पेरेंट्स को इंश्योर करना है कि बच्चा अच्छे से मास्क पहने। ये हो गई हमारी बात प्रिवेंशन की। दूसरी चीज़ आती है इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं मैडम? इट इज़ नॉट ओनली न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इज़ वन फैक्टर ऑफ इम्यूनिटी। बहुत ज़रूरी है न्यूट्रिशन, इस पर मैं आऊँगा। और क्या ज़रूरी है? लाइफ स्टाइल, टाइम पे खाना खाना, टाइम पे सोना, एडिक्वेट स्लीप लेना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ स्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज शुड बी अ पार्ट ऑफ रूटीन। अब आज की डेट में डॉक्टर्स कहते हैं आधा घंटा इनको वॉक कराओ। अब वॉक कहाँ से करे बच्चा? बाहर तो ले जा नहीं रहे आप, हमने तो घर में कैद कर रखा है। तो क्या करना होता है? बच्चे को सिखाना पड़ता है, बेटा खाना खा लिया, आओ खाना खा के सब लोग हम 10 मिनट डाइनिंग टेबल के आसपास ही 10 चक्कर लगाते हैं और वी वॉक फॉर 10 मिनट्स, 1000 स्टेप्स आफ्टर ईच मील। दिस विल टेक यू अ लॉन्ग वे। इफ यू टेक 1000 steps after each meal, any age group, your food will be digested, your body will have a better immunity, आपकी absorption of food is much better. So ये जो lifestyle modifications हैं, स्ट्रेस नहीं लेना है, अननेसेसरी टीवी न्यूज़, अननेसेसरी जो नेगेटिव न्यूज़ है वो नहीं सुनानी है। पॉजिटिव न्यूज़ डेफिनेटली सुनानी है, बट नेगेटिव न्यूज़ कुछ ज़्यादा आ रही है आजकल बिकॉज ऑफ कोविड, इसलिए वो चीज़ अवॉइड करनी है। चौथा है मैडम स्क्रीन टाइम को रोकना। बच्चे बहुत ज़्यादा स्क्रीन देख रहे हैं, अब मतलब मजबूरी है, स्कूल भी आजकल ऑनलाइन हो रहे हैं, 4 घंटे 5 घंटे स्कूल्स भी ऑनलाइन है। उसके बाद बच्चे को खुद भी मन करता है मैं वीडियो देखूं, क्योंकि कोई फिजिकल एक्टिविटी करने को नहीं है। तो पेरेंट्स को इनोवेट करना है। एज अ पेरेंट्स आई हैव, मेरे बच्चे हैं, मैं क्या करता हूँ घर बैठ के, आई प्ले कार्ड्स विद देम,
I play carom with them. I try to play some physical games, जैसे घर के अंदर ही थोड़ा बहुत बैडमिंटन खेल लिया। तो बच्चों को आपको एज पेरेंट्स हमें इनकलकेट करनी है वो चीजें, हमें बच्चों को दिशा दिखानी है कि बेटा आओ लेट्स डू बिल्कुल, दिस। बहुत हमें अहम बच्चों को अपने जानकारी साथ डॉक्टर ज्यादा सुमित इन्वॉल्व आपने करना दी है और ये हर किसी के लिए जरूरी है। डॉक्टर अशोक, क्या बिना लक्षण वाले बच्चों के ऑक्सीजन लेवल पर नजर रखनी चाहिए? अब बिना लक्षण वालों में तो कोई जरूरत ही नहीं है। कारण ये कि ये एसिम्टोमेटिक है। एसिम्टोमेटिक इंडिविजुअल्स में वायरल इन्फेक्शन कहीं भी फैला हुआ नहीं है और वो कहीं भी वो सिम्टम नहीं दे रहे हैं। सिम्टम के बगैर कोई भी डिजीज के लिए एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी लाने में परेशानी है, क्योंकि बहुत सी बार आप देखेंगे कि जो हमारे पल्स ऑक्सीमीटर्स हैं वो भी अप्रोप्रिएटली मतलब काम नहीं करते हैं। और अगर आप कोई गलती से गलत रीडिंग देख लेंगे तो एक अननेसेसरी चिंता का विषय बनेगा। तो आप जो भी क्या बोलते हैं, आपके सांस की तकलीफ के लिए जो देख रहे हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन, वो ज़रूरत नहीं है। आपको केवल अपने लक्षणों को मॉनिटर करना है कि अगर आपको ये जो कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है, उसके साथ-साथ आपको कोई बुखार आ रहा है, खाँसी हो रही है, सांस में तकलीफ हो रही है या पेट में गड़बड़ हो रही है या आपको कोई नीले या चकत्ते जैसे कहीं शरीर पर नज़र आ रहे हैं या आपके हाथ पैरों में कोई ठंडक या अकड़न आ रही है, लक्षण हुए बगैर इसके लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हो यही रहा है आज की तारीख में। काफ़ी लोगों को मैं ये देख रहा हूँ कि उनके लक्षण तो है नहीं, हर तीसरे दिन चौथे दिन जाके अपना कोविड टेस्ट करा लेते हैं। ऐसे देखते हैं कि कहीं मेरे को कोविड तो नहीं लग गया, क्योंकि कोविड लग गया है, पर अगर जी। आपके अंदर कोई लक्षण नहीं है ठीक तो है, तो अभी ये आपको कोई सावधानियां परेशानी बरतनी होने की। होगी। डॉक्टर सुमित, मेरा आपसे सवाल है कि दिल और फेफड़े की बीमारी से जूझ रहे बच्चों को कोरोना से कैसे बचाया जाए? बचाव के तो वही तरीके हैं जो रोज हम सुनते हैं, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, एंड स्टे होम, ये और हैंड सैनिटाइजेशन, यही बेसिक लक्षण है, बचने का यही तरीका है पहला। दूसरा क्या होता है, जैसा कि अभी बातों में बताया था डॉक्टर साहब ने, कि पेरेंट्स बाहर जाते हैं, बच्चा घर पे, पेरेंट्स बाहर गए, पेरेंट को फादर को इन्फेक्शन हो गई, उससे बच्चों को फैलेगा। तो एक हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जब हमारी पीक पे थी कोविड ट्रांसमिशन इसी महीने में, तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि घर पे भी मास्क पहनो। आई थिंक दैट इज टू सम एक्सटेंट प्रैक्टिकल था व्हेन वी आर इन एट द पीक ऑफ कम्युनिटी ट्रांसमिशन। घर पे भी अगर हम मास्क पहन के रखें, स्पेशली जो बच्चे एट रिस्क हैं, इफ यू कैन मोटिवेट देम, ऑल्दो इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट इफ यू कैन मोटिवेट देम, घर पे मास्क पहन के रखें वो, तो कुछ हद तक उनका संक्रमण बच सकता है। ठीक है। डॉक्टर अशोक, अहमदाबाद से हमारी दर्शक अनुजा सिंह का एक सवाल है आपके लिए। मेरा नाम अनुजा सिंह है, मैं अहमदाबाद गुजरात की रहने वाली हूँ। मेरा एक 9 साल का बेटा है। मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि डॉक्टर साहब, क्या बच्चों में भी कोरोना के कोई सीरियस आफ्टर इफेक्ट्स देखे गए हैं? जैसे बड़ों में ड्यूरिंग रिकवरी या आफ्टर रिकवरी ब्लैक फंगस के केसेस आजकल सुनने में आ रहे हैं। क्या बच्चों में ऐसे कोई सीरियस इफेक्ट्स हो सकते हैं? बच्चों में जो कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स अभी हुआ क्या कि जो पहला वेव आया था उसमें बच्चों में संक्रमण बहुत कम हुआ था और बहुत माइल्ड हुआ था, और इसीलिए उसमें उसके आफ्टर इफेक्ट्स देखने को अभी ज़्यादा नहीं मिले हैं। इस बार जो सेकेंड वेव है इसमें डेफिनेटली ज़्यादा गंभीर संक्रमण भी आया है और ज़्यादा लंबा संक्रमण भी आया है, और आने वाले समय पर यही हमें देखने की ज़रूरत रहेगी कि कोई सेकेंडरी इफेक्ट नहीं आया। कुछ केसेस जरूर ऐसे मिले हैं जिनको ऑक्सीजन सैचुरेशन में परेशानी आ रही है, उनको लंबे समय तक ऑक्सीजन सपोर्ट देना पड़ रहा है। पर ये कि हाँ, सेकेंडरी इफेक्ट्स अभी हैं या नहीं है। दूसरी चीज़ जो और ज़्यादा देखने को मिल रही है वो हमारे को साइकोलॉजिकल या मेंटल स्ट्रेस या मेंटल डिजीज ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि जो ये कोविड का फेज़ हुआ है, स्कूलिंग बंद हुई है, ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हुआ है, उसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट बच्चों में देखने को मिल रहा है। उनको एंग्जाइटी ज़्यादा मिल रही है, डिप्रेशन ज़्यादा मिल रहा है, रात तो को इन नींद सब से आने में बचना दिक्कत चाहिए। आ रही डॉक्टर है। सुमित भी इस पर जवाब देना चाहते हैं। डॉक्टर सुमित। मैडम, 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसमें, जो मैडम का सवाल है। एक तो पोस्ट कोविड जो है बच्चों में आ रहा है। अगर हम बात करें साउथ इंडिया की, साउथ इंडिया में हमसे पहले आया था कोविड, वहाँ पे बहुत सारे बच्चों में देखा गया है कि पोस्ट कोविड सिम्टम्स आ रहे हैं। MIS-C 2 से 4 हफ्ते में मेनली इन्फेक्शन के बाद बच्चों में आ रहे हैं। सो दैट इज वन थिंग वी नीड टू वॉच, एनी अनयूजुअल सिम्टम आफ्टर 2 to 4 weeks ऑफ हैविंग कोविड इन्फेक्शन। दूसरी चीज, ब्लैक फंगस बहुत ही रेयर है। आई डोंट थिंक वी शुड बी स्केयर्ड अबाउट इट। आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू अफेक्ट चिल्ड्रन इन द लॉन्ग वे। ऐसे तो मैम 15 साल से आईसीयू संभालते हैं, आई एम लुकिंग आफ्टर द आईसीयू फॉर लास्ट 15 years, और बच्चे जो सिक होते हैं उनमें हम हायर एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, क्योंकि उनकी क्लिनिकल कंडीशन डिमांड करती है।
ऐसे बच्चों में फंगल इन्फेक्शन कोई नई चीज नहीं है, ये तो हम जी। 15 साल से देखते रहे, मैं देख रहा हूँ, और ये तो सालों से चलता रहा है। जो मेरे सीनियर्स हैं वो तो कितने सालों से देखते हैं। तो फंगल इन्फेक्शंस आर अ पार्ट, बच्चों में होते हैं, बट बिकॉज दिस इज अ पैंडेमिक, बहुत सारे लोग एक साथ अफेक्ट हुए हैं, सो वी आर सीइंग लॉट ऑफ केसेस एट वन। मतलब पहले से मौजूद All थे we लेकिन need अब to ज्यादा do is देखने को मिल रहा है। unnecessary ठीक है, use of steroids ठीक है। नहीं डॉक्टर अशोक, कौन से लक्षण दिखने पर बच्चों को अस्पताल ले जाना चाहिए? जैसा अभी बताया डॉक्टर साहब ने कि हमारे जो अब देखने को मिल रहा है वो है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम आमतौर पे कोविड होने के 2 से 4 सप्ताह के बाद आता है। दूसरी चीज क्या हुआ है कि ये भी देखने को मिला है कि कुछ केसेस में जिनमें RT-PCR पॉजिटिव आया, जिसमें एंटीजन पॉजिटिव आया, उनमें भी मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट आया है। तो इसलिए मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो आपको एक गंभीरता का लक्षण देता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा बच्चा है जिसके बुखार है, बुखार के साथ साधारण खांसी जुकाम है, तो आप घर पे रह के उसका उपचार करें। पर अगर उसकी सांस की गति बढ़ रही है और हर उम्र के हिसाब से एक गति की नॉर्मेलिटी डिफाइंड है, उसको समझ के और या ऑक्सीजन सैचुरेशन में गड़बड़ आ रही है, आपको अस्पताल जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको पहले कोविड हुआ है, 2 से 4 सप्ताह बाद बुखार बराबर बना हुआ है, या पेट में दर्द हो रहा है, या आपके दस्त में खून आ रहा है, या पीलिया हो रहा है, साथ में सांस में दिक्कत हो रही है, या बेहोशी आ रही है, इनमें से कोई भी लक्षण है, वो सारे गंभीरता के इंडिकेशन है। और ऐसी कोई भी स्थिति है तो बच्चे को आपको अस्पताल ले जाना जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर माइनर लक्षण भी है, मान लीजिए केवल बुखार ये 5-6 दिन का, तो भी आप इसलिए राय ले बिल्कुल, तो लीजिए कि हल्के आपको लक्षणों को भी इग्नोर खतरे नहीं के करना संकेत। चाहिए। ठीक है डॉक्टर अशोक। डॉक्टर सुमित, बच्चों को कोरोना से बचाने से जुड़ा एक सवाल दिल्ली से हमारे दर्शक आपसे पूछ रहे हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा नाम विनीत गुप्ता है, मैं प्रीतिवार का निवासी हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगले 6 महीने बाद मेरी बेटी 18 साल की हो जाएगी, और इस माहौल के अंदर मेरा घर पूरा परिवार अभी कोरोना पॉजिटिव होके हटा है। क्या 18 साल का बच्चा या उससे कम उम्र का 17 साल का बच्चा भी पॉजिटिव हो सकता है? हो सकता है जी, पॉजिटिव तो किसी भी एज का बच्चा हो सकता है। न्यूबॉर्न्स भी देखे हमने जो पॉजिटिव होते हैं, नवजात बच्चे भी पॉजिटिव होते हैं। चलिए, तो कोई भी उम्र का बच्चा पॉजिटिव हो सकता है, न्यूबॉर्न भी हो सकता है। डॉक्टर अशोक, बच्चों के लिए वैक्सीन कब तक आने की उम्मीद है? डॉक्टर अशोक, आपको आवाज मिल रही है? डॉक्टर सुमित, बच्चों के लिए वैक्सीन कब तक आने की उम्मीद है? डॉक्टर सुमित, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो, आप सुन पा रहे हैं डॉक्टर सुमित? हाँ जी, आपको आवाज आ रही है? लगता है डॉक्टर तक आवाज नहीं पहुंच रही है। बच्चों से जुड़े हर सवाल का जवाब हमारे साथ मौजूद 2 डॉक्टर्स दे रहे हैं कि कैसे जो तीसरी लहर, जो कि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि दिसंबर तक आने की संभावना है, इसमें बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा है। ऐसे में हम बच्चों को कैसे बचाएं, ये हम लगातार बता रहे हैं। डॉक्टर सुमित, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी आ रही है। जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि बच्चों के लिए वैक्सीन कब तक आने की उम्मीद है? देखिए, बच्चों में वैक्सीनेशन तो ट्रायल तो शुरू हो गया है, हमारी अप्रूवल मिल गई है आपको वैक्सीन को। 2 डोज लगनी है, उसका रिजल्ट स्टडी करना है। कम से कम 3 से 6 महीने लगेंगे मैडम। 3 से 6 महीने से पहले आई डोंट थिंक कि हमें कोई रिजल्ट मिल पाएगा। अगर जो पेरेंट्स ईगर हैं कि मेरे बच्चे को अभी लगनी चाहिए, तो उनके पास ऑप्शन है कि वो जो भी डेजिग्नेटेड सेंटर्स है जहाँ पे की वैक्सीन की ट्रायल हो रही है, अपने बच्चे को वहाँ पे एनरोल कराएं एंड दे माइट गेट अ वैक्सीन फ्रॉम देयर बीइंग अ पार्ट ऑफ द ट्रायल। बच्चों को वैक्सीन देते हुए 15 साल हो गए मैडम। पीडियाट्रिशियन तो दिन रात वैक्सीन ही देता है, और वैक्सीन बहुत सेफ है बच्चों में। 15 साल से जो एडल्ट्स में सेफ है वैक्सीन, वो 100% उससे कम साइड इफेक्ट्स होंगे उसके। आई एम प्रीटी श्योर ऑन दैट। 15 साल से मैं दे रहा हूँ, और बहुत सालों से वैक्सीनेशन तो आप जानते हैं कब से चल रही है। सो एक डाटा एक्यूमुलेट करने की बात है। अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो वेस्टर्न वर्ल्ड में 12 से 16 साल, 12 से 18 साल तक भी उन्होंने अलाउ कर दी है। उससे छोटे बच्चों की भी ट्रायल चल रही है। हमारे यहाँ भी ट्रायल शुरू हो गई है। होपफुली मैम इस साल के एंड तक वी विल हैव द गुड न्यूज़ एंड होपफुली हम दे पाएंगे बच्चों को वैक्सीन। ठीक है डॉक्टर सुमित। डॉक्टर अशोक, जम्मू से हमारे एक दर्शक आपसे सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, मैं डॉक्टर विनोद बख्शी जम्मू से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे की उम्र 14 साल है
और जब तक वैक्सीनेशन नहीं आती तो बच्चे को क्या क्या प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे? जब तक वैक्सीनेशन नहीं आती तो वो हम जो एक टर्म है एसएमएस, यानी कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और सैनिटाइजेशन करना, ये 3 चीज़ें तो आपको करनी चाहिए। दूसरी चीज़, घर के जितने भी अडल्ट्स हैं उनका अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो संक्रमित ना हो, और अगर बाई चांस घर में कोई भी व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो इनको उस बच्चे से दूर रहने की ज़रूरत है। और साथ ही ऐसे-ऐसे बच्चों को जिनको मतलब 14 साल का बच्चा है तो उसको आप एनकरेज करें कि वो फिजिकल एक्टिविटी बराबर करता रहे ताकि उसकी इम्यूनिटी बढ़ी रहे। और जैसा पहले हम बोल चुके हैं कि इसका न्यूट्रिशन और इसकी नींद, उसके बारे में पूरा ध्यान रखें, टाइम पे सोए, टाइम पे उठें, और जो स्क्रीन व्यूइंग टाइम है वो भी आप निर्धारित या कंट्रोल रखें। कारण ये हुआ है कि टू मच ऑफ स्क्रीन व्यूइंग टाइम भी आपके बच्चे की मेंटल स्टेटस को अफेक्ट करता है, और वो अल्टीमेटली आपकी इम्यूनिटी को भी कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। तो उसकी लाइफ़स्टाइल पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। और आने वाले टाइम पे अगर स्कूल्स खुलती हैं तो वहाँ स्कूल जब भी जाएँ तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें ताकि वो कहीं भी ऐसे बड़े ग्रुप में इकट्ठा ना हो जहाँ संक्रमण होने की संभावना है। ठीक है। डॉक्टर सुमित, कोरोना से ठीक होने के बाद बच्चों को वैक्सीन कब लगवानी चाहिए? 18 साल से ऊपर के बच्चों को, एडल्ट्स को लेकर बच्चों को वैक्सीन, कोविड वैक्सीन तो नहीं होती है। कोविड वैक्सीन किसी भी इंडिविजुअल को होता है। आज की डेट में रिकमेंडेशन 3 मंथ्स में, वैक्सीन रिकवरी के 3 महीने बाद लेनी है। रही बात दूसरी, जो बाकी इम्यूनाइजेशन जो रूटीनली हम बच्चों को देते हैं, वो वैक्सीनेशन में हम कहते हैं कि कोविड के 2 से 4 हफ्ते के बाद दे सकते हैं। आज की डेट में इसका डेफिनेट आंसर नहीं है, सो आई डोंट थिंक कि फाइनल आंसर कोई है, बट अगर ड्यू है, लॉन्ग टाइम से ड्यू हो गई नॉर्मल वैक्सीनेशन, इट शुड बी गिवन एज अ प्रायोरिटी, क्योंकि कोविड तो कुछ नहीं कह रहा है। ठीक है, तो बट जो मतलब बाकी केस टू केस बीमारियां ये हैं, दे डिफर आर करता है। मच मोर सीरियस इन चिल्ड्रन ठीक है, एज ठीक है कंपेयर्ड डॉक्टर टू सुमित। कोविड। डॉक्टर अशोक, मुंबई से हमारे दर्शक सवाल पूछ रहे हैं। मेरा नाम हनीश खरवर है। मैं मीरा रोड पूनम नगर फेज 3 में रहता हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं, एक की उम्र है 13 साल, बड़ी वाली जो है, और छोटी वाली की उम्र है 5 साल। अभी जो थर्ड वेव आने की बात चल रही है अक्टूबर तक, तो ऑब्वियसली मुझे चिंता हो रही है बच्चों की, क्योंकि मेरी छोटी वाली बेटी जो है 5 साल की, वो ऑलरेडी उसको कोरोना हो चुका था, लेकिन अब वो एकदम क्योर हो चुकी है। लेकिन मैं सुन रहा हूँ कि अभी वैक्सीन आ रही है बच्चों के लिए, जिसमें पहले था कि 12 साल के ऊपर के बच्चों के लिए, लेकिन अभी ये भी आ रहा है कि 2 साल के ऊपर के बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये वैक्सीन सेम है जो बड़े लोगों को अभी एडल्ट्स को दिया जाता है, या ये वैक्सीन अलग से आएगी? क्योंकि ऑलरेडी अभी शॉर्टेज चल रही है वैक्सीन की, और अक्टूबर ज्यादा दूर नहीं है, 2-3 महीने ही बाकी है। तो ऑब्वियसली आई एम वरीड, क्योंकि मैं बच्चों को भी वैक्सीन देना चाहता हूँ। तो ये वैक्सीन वही है जो एडल्ट को दी जाती है, या ये अलग आएगी? ये वैक्सीन जो बच्चों के लिए ट्रायल शुरू होने वाली है, जो 2 साल से लेकर 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन ट्रायल, क्योंकि ये कोवैक्सीन अपनी इंडियन वैक्सीन है जिसकी ये ट्रायल शुरू होगी। और बाहर जो इंटरनेशनली कोविशील्ड आज एक्सेप्टेबल हो गई है 12 टू 18 ईयर्स के लिए, तो इनकी सेफ्टी भी प्रूव हो गई है। हालांकि ये इम्पोर्टेंट क्या रहता है, क्योंकि ये चाहे बच्चों का क्या एक डेवलपमेंट वाला फेज है, जहाँ शरीर में फिजिकल और मेंटल चेंजेस बहुत रैपिड हो रहे होते हैं। तो इस फेज के लिए एक सेफ्टी आना बहुत ज़रूरी है कि ये वैक्सीन बच्चों में सेफ है या नहीं है। यही वैक्सीन, कोई नई वैक्सीन नहीं है, पर ये कि इनकी सेफ्टी इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है, और यही वो ट्रायल का पार्ट है जो 2 साल से लेकर 18 साल के बच्चों के लिए ट्रायल जो शुरू होने वाली है। तो इस ट्रायल में जैसा अभी डॉक्टर साहब भी बोले थे कि अगर ट्रायल में आप रजिस्टर करते हैं तो आपके बच्चों को ये वैक्सीन अभी मिल सकती है। पर आमतौर पे ये माना जाता है कि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं तभी लगाऊं जब इसकी सेफ्टी प्रूव हो जाए, क्योंकि सेफ्टी प्रूव होने के बाद आपके दिमाग में कोई संशय नहीं रहेगा। और जब भी ये वैक्सीन की सेफ्टी गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है तो उसके बाद आप ज़रूर वैक्सीन लगवा लें। कारण ये है कि जो डिजीज़ हुई है वो आपको 100% प्रोटेक्शन नहीं देने वाली है बच्चे को। तो टीकाकरण करने से उस बच्चे के अंदर प्रोटेक्टिव जो प्रोटेक्शन है उसकी स्थिति में सुधार बिल्कुल, आएगा। तो वैक्सीन जो कहा जा रहा है डॉक्टर अशोक की सुरक्षा कवच है। डॉक्टर सुमित, क्या पेट खराब और जोड़ों में दर्द होना भी कोरोना के लक्षण हैं? जसप्रीत जी, इस सवाल से पहले एक बात मैं वैक्सीनेशन के बारे में जरूर ऐड करना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब जो मदर्स अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराती हैं, स्तनपान कराती हैं, उनके लिए रिकमेंड करती है। तो हाथ जोड़ के गुजारिश है सभी फीमेल से, यंग बंदों को भी अटैक कर रही है वायरस, सीरियस कर रही है,
सो ऑल द फीमेल जो दूध पिला रही हैं अपने बच्चों को, प्लीज अपना रजिस्ट्रेशन करा के वैक्सीनेशन लीजिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन मैम, सो एक बार हम क्वेश्चन, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? जी बिल्कुल। क्या पेट खराब और जोड़ों में दर्द होना भी कोरोना के लक्षण हैं? हाँ जी बिल्कुल है। दस्त, जोड़ों में दर्द, दे कैन बी अ पार्ट ऑफ कोविड या पोस्ट कोविड भी हो सकता है। लूज मोशन के साथ तो बहुत बच्चे देखे हैं हमने इस वेव में, बहुत बच्चे देखे हैं जो कि उल्टी दस्त के साथ प्रेजेंट किए हैं हमारे पास। और जोड़ों में दर्द कैन बी अ पार्ट ऑफ लेट मैनिफेस्टेशन, जो कि पोस्ट कोविड हम बोलते हैं, जो कि 2 से 4 हफ्ते बाद आता है। एक्यूट फेज में थोड़ा सा जोड़ों में दर्द डिफिकल्ट है कमेंट करना, बच्चे छोटे होते हैं, बता नहीं पाते हैं जोड़ों में दर्द है, बॉडी में एक है। बॉडी एक तो बहुत कॉमन पार्ट है हमारा कोविड का, किसी को डर से पूछो बॉडी एक हो रहा है, हाँ हो रहा है जी। ऐसे ही बच्चे तो लोकलाइज तो नहीं कर पाएंगे कि जॉइंट एक है, बट थोड़ा बड़ा बच्चा को लोकलाइज कर देगा। बट बॉडी एक जनरली आर अ पार्ट, एंड जॉइंट एक पर से जॉइंट में स्वेलिंग, जॉइंट एक कैन बी अ पार्ट ऑफ पोस्ट कोविड। ठीक है डॉक्टर अशोक, एक अहम सवाल अहमदाबाद से हमारे दर्शक पूछ रहे हैं। मेरा नाम नेहा है, मैं अहमदाबाद से बात कर रही हूँ। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि मेरा एक 7 साल का बच्चा है जो बाहर खेलने जाने की ज़िद करता है। तो सर आप ये बताइए कि क्या हम उसको बाहर खेलने के लिए भेज सकते हैं, और अगर हम उसको बाहर खेलने के लिए भेजें तो उसके जाने से पहले क्या क्या सावधानी रखें और उसके आने के बाद हम क्या क्या सावधानी रखें? मेरा नाम मोना है, मैं अहमदाबाद में रहती हूँ। मेरा 9 साल का बेटा है। मुझे डॉक्टर साहब से यही सवाल पूछना है कि उससे बाहर खेलने की जिद करता है बेटा, तो उसे भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए? जैसा ये इस कोविड में इम्पोर्टेंट क्या है कि आपके बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी बनी रहना जरूरी है। जितना इम्यूनिटी अच्छी बनी रहेगी उसमें बीमारी होने की संभावना थोड़ी कम होगी, और जब भी बीमारी होगी उसके गंभीरता भी कम होगी। और जो भी बच्चा खेलना चाह रहा है, फिजिकल एक्टिविटी हमेशा इम्यूनिटी को इम्प्रूव करेगी, इसलिए खेलने जाने में तो कोई गलती नहीं है, जाने दीजिए। बस जब भी खेलने जाए उससे पहले आप ये बता दीजिए बच्चे को कि भाई उसको हाथ को सैनिटाइज करने की ज़रूरत है जाने से पहले, और मास्क पहनने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जब बाहर जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो कोरोना वायरस का एयरबॉर्न मैनिफेस्टेशन की जो बात आ रही है कि ये हवा में वायरस है होता, आप सांस के साथ साथ आप वायरस को अंदर ले सकते हैं। तो आप जब भी बाहर जाएं अपने मास्क पहन के रहें, खेलें तब भी मास्क पहन के खेलें। और साथ ही बहुत ज़्यादा अगर बड़ा ग्रुप है तो एक साथ ग्रुप में नहीं बैठें, क्योंकि जो भी स्पोर्ट है उसमें आप बहुत 1-to-1 फिजिकल कांटेक्ट वाले स्पोर्ट्स अभी अवॉइड करें। बाकी दूसरे स्पोर्ट्स भागने के, दौड़ने के मान लीजिए क्रिकेट है, फुटबॉल है, तो इनको करने में कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करें, और जब भी वापस आए वही सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, और मास्क को आप हटा के दूसरा मास्क लगाएं, क्योंकि ये भी देखने को आया है कि मास्क अगर साफ नहीं है तो बड़ों में भी जो फंगल इन्फेक्शंस की इंसिडेंस बढ़ी है, उसमें वो भी एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर माना जा रहा है। तो बच्चों का भी मास्क जब बाहर से घूम के आए या खेल के आए तो आप उसको साफ करें या बदल दें। बिल्कुल, तो सावधानियां बरतनी होंगी। डॉक्टर अशोक और डॉक्टर सुमित, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इतनी अहम जानकारियां आपने हमें दी, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम